अध्याय 123 लूट उठाना 2। क्या आजकल इतने सारे संग्राहक पहले से ही मौजूद थे? लियू यानरान पहली बार ऐसी जगह पर आई थी। वो वास्तव में इसकी आदी नहीं थी। ये शुआन ने देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग थे। कई लोगों ने पहले आए लोगों की नकल की और अपनी कारें सड़क के किनारे खड़ी कर दीं। ये शुआन ने इस बारे में सोचा और कहा, चलो कार सड़क के किनारे खड़ी करते हैं और घूमते हैं। चूंकि वे पहले ही इस जगह में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए वे वही करेंगे जो दूसरे करते थे। उन दोनों ने लापरवाही से कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी। जब उनके बगल की कार ने अचानक एक रोल्स रॉयस फैंटम को रुकते हुए देखा तो वो इतनी डर गई कि तुरंत कुछ सेंटीमीटर किनारे हट गई। अगर उसने गलती से भी उसे छू लिया तो वो अपनी अंडरवियर खो देगा। ये श्वान किनारे पर खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। जिनलिंग पीच गार्डन में प्राचीन वस्तुओं की दुकानों का असली स्थान उनके पार्किंग स्थल से कुछ 100 मीटर दूर था। बाकी खाली जगह विभिन्न आकारों के स्टालों से भरी हुई थी। जो लोग ज्यादा खास थे उन्होंने मेज़ों का इस्तेमाल किया, जबकि ज्यादातर लोगों ने जमीन पर बिछाने के लिए एक चीथड़ा चुना। उस पर कुछ बोतलें और जार और कुछ अजीब दिखने वाली चीजें थीं। आने जाने वाले ज्यादातर लोग यहाँ लूट उठाने के लिए थे। अगर उन्हें सच में अच्छी लूट मिल जाती तो यह लॉटरी जीतने जैसा होता। वे तुरंत अमीर हो जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन वस्तुएं खरीदना और लूट उठाना विशेष रूप से तकनीकी लगता था। ये कुछ ऐसा था जो साधारण लोग नहीं कर सकते थे। ये लॉटरी टिकट खरीदने जैसा नहीं था, जहां कोई केवल किस्मत पर भरोसा कर सकता था। आजकल यहाँ लूट उठाने के लिए आने वाले नए लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे कि धोखा खा जाएं और नकली सामान खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च कर दें। टेलीविजन शो और विभिन्न साक्षात्कारों ने उन्हें प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ ज्ञान सिखाया था। इसलिए हालांकि प्राचीन वस्तुएं अब लोकप्रिय थीं, लेकिन कम ही लोग ऐसे थे जिन्हें गर्म दिमाग होने पर लाखों युआन का चूना लग गया हो। कई लोगों ने घर से निकलने से पहले ही मानसिक रूप से तैयारी कर ली थी। वे केवल एक निश्चित मात्रा में पैसा लाए थे। अगर वे खरीद सकते थे तो वे खरीद लेंगे। अगर वे नहीं खरीद सकते थे तो वे वापस चले जाएंगे। स्थिर जीवन जीने में कुछ भी बुरा नहीं था। ग्राहक होशियार होने लगे थे। प्राचीन वस्तु डीलरों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए तरीके सोचने पड़े। अरे, ये छोटा भाई तो किसी भाग्यशाली राजकुमार जैसा दिखता है। मेरी दुकान पर आओ और देखो। अगर तुम्हें कुछ पसंद आया तो मैं तुम्हें छूट दूंगा। छोटे बच्चे, उसकी बात मत सुनो, मेरी तरफ आओ और देखो। शायद तुम्हें कुछ भाग्यशाली मिल जाए। क्या बात है, क्या तुम्हारे पास एक स्थानिक अंगूठी है जिसमें एक बूढ़ा दादा रहता है? बच्चे को मूर्ख मत बनाओ। कुछ विक्रेता नए नहीं लग रहे थे। जब उन्होंने 8 या 9 साल के ये श्वेन को देखा तो वे उसे जाने देने को तैयार नहीं थे और बार बार उसका अभिवादन कर रहे थे। अंत में वे ये श्वान को भर्ती करने में कामयाब नहीं हुए। इसके बजाय वे लगभग अपने बगल के विक्रेताओं से लड़ पड़े। लियू यानरान ने अपना मुंह ढांक लिया और हंसी। उसने फुसफुसाया, ये जगह मेरी कल्पना से थोड़ी अलग है। ये श्वान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में अलग था। उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि अतीत में प्राचीन वस्तुएं बेचना बहुत रहस्यमय और उच्च स्तरीय था? यह इसलिए था क्योंकि विक्रेता सभी अपनी सांसें रोककर बैठे थे। अगर ग्राहक पहल करके नहीं पूछते थे तो वे कुछ नहीं कहते थे। अगर वे पूछते भी थे तो विक्रेता केवल लापरवाही से जवाब देते थे। बाकी सब किसी के स्वाद पर निर्भर करता था। क्या कोई मोलभाव कर सकता है और किस कीमत पर मोलभाव कर सकता है, ये पूरी तरह से किसी के दिल में तय की गई कीमत पर निर्भर करता था। सीधे शब्दों में कहें तो प्राचीन वस्तुओं की खरीद और बिक्री एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी। लियू यानरान ने बड़े चाव से सुना। फिर उसने स्टालों में रखी चीजों को चारों ओर देखा और तिरस्कार से कहा, चूंकि यहाँ के स्टालों को अपनी शैली की भी परवाह नहीं है, इसलिए चलिए उधर प्राचीन वस्तुओं की दुकानों पर चलते हैं। ये शुआन ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें सच में ज्यादा अनुभव नहीं है। प्राचीन वस्तुएं उठाने के लिए तुम्हें सड़क किनारे के स्टालों से शुरुआत करनी होगी। हालांकि यहाँ कुछ ऐसे नए लोग थे जिनका कोई आधार नहीं था, फिर भी बहुत सारे बूढ़े लोग थे जो नियमों को जानते थे। घूमना अभी भी बहुत दिलचस्प था। ये क्षेत्र लगभग 1000 एकड़ में फैला हुआ है और पुराने पिस्सू बाजार से विकसित हुआ है। यहाँ आने जाने वाले लोगों को देखो। हर दिन दसियों हजार लोग आते जाते हैं। यहाँ तक कि अन्य प्रांतों के कई संग्राहक भी इसकी प्रतिष्ठा के कारण आए हैं। तियानजिंग पांजिया युआन बाजार और जिनलिंग पीच गार्डन चीन में अद्वितीय हैं। ये शुआन ने बाजार का परिचय दिया जब उसने देखा कि लियू यानरान पहली बार यहाँ आई थी।
लियू यानरान की आंखें ये सुनकर चौड़ी हो गईं। क्या ये जगह वास्तव में इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है? उस स्थिति में यहाँ के मालिक ने अच्छी योजना नहीं बनाई और वास्तव में इतने सारे लोगों को स्टॉल लगाने के लिए मजबूर किया। लियू यानरान की राय में अगर किसी का प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में कोई दर्जा होता या उसके पास वास्तव में कुछ होता तो उसकी अपनी प्राचीन वस्तुओं की दुकान जरूर होती, वरना इतनी कीमती चीजों को इतने सारे लोगों द्वारा छूने देना बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये श्वान लियू यानरान की बातों पर हंसा। उसने इस नखरेबाज सुंदरता को चिढ़ाते हुए देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा भी होगा जो निदेशक लियू को समझ में नहीं आएगा। प्राचीन काल से ही प्राचीन वस्तुएं बेचने के लिए स्टॉल लगाने का इतिहास रहा है। समय बीतने के साथ स्टॉल लगाने की एक संस्कृति विकसित हो गई थी। किस प्रसिद्ध संग्राहक ने सड़क किनारे के स्टॉल से कुछ अच्छा नहीं उठाया था? ये श्वान ने स्टॉलों की दिशा में इशारा किया। इन स्टॉलों को कम मत समझो। इनके अंदर दुबके हुए बाघ और छिपे हुए अजगर हैं। एक साधारण दिखने वाला पुराना स्टॉल मालिक करोड़ों की संपत्ति वाला संग्राहक हो सकता है। लियू यानरान ने मुंह बनाया, लेकिन ये श्वान के प्रति उसका सम्मान बढ़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये श्वान वास्तव में प्राचीन वस्तुओं के गूढ़ व्यवसाय का अध्ययन करेगा। वो हर पहलू में इतना उत्कृष्ट था, वह बस अमानवीय था। जैसे ही वे दोनों चलते फिरते बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अचानक पीछे से एक आश्चर्य भरी आवाज सुनी। कहानी जारी रहेगी।